साहब, एक तरफ तो वहां पर माने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर तो जबकि उस आतंकी गतिविधि की वो बरसी मनाई जा रही है, और ऐसी हालत में तो सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रहनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय जश्न मना रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में और हर जगह मैं ये सत्ता का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ ऐसी घटना हो जा रही है। तो इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी और आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर सुनील। मैंने जितना सुना है एडवोकेट रत्ना जी ने जो कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले कोई भी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, और उसके बाद में जो सिक्योरिटी के चीफ हैं पार्लियामेंट के अंदर उनकी होती है। क्योंकि ये पास का मामला है, वो बीजेपी के सांसद हैं, तो ये तीनों लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। इनको जो है जिस तरीके से मुद्रा वाला सवाल आया, ये तो उससे बहुत बड़ा एक किस्म का अपराध है। लेकिन इस पूरी घटना को हम लोग केवल सिक्योरिटी के तौर पे नहीं देख सकते। ये मसला युवाओं का जो एक गुस्सा है और जो आक्रोश है, वो किस लेवल के ऊपर पहुंच गया है, ये शासकों को समझना चाहिए। अगर भगत सिंह ने कहा था कि भाई मैं इसलिए बम पटक रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहरे कानों में मेरी आवाज सुनाई दे, तो उसी तरीके से इन्होंने जो एक प्रयोग किया है, हम कोई उसका समर्थन करने का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक अहिंसात्मक ही प्रयोग है। और उसके अंदर मतलब हम लोग केवल सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी फोकस करने का काम करना चाहिए, और वो मुद्दा जो है वो सीधा सीधा बेरोजगारी के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय जो देश के अंदर हालात हैं, चाहे वो मणिपुर के अंदर हालात हों या कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 370 हटाया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराने का काम किया है, पूरे देश के अंदर जो एक लोकतंत्र का खिलवाड़ जो किया जा रहा है, ये सब मुद्दे इस तरीके के हैं जिसके ऊपर ध्यान जो है जो शासक है उनको देना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो केवल इसे रूटीन तरीके से केवल एक सिक्योरिटी कंसर्न मान के, सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। अगर हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है, संसद सुरक्षित नहीं है, तो 142 करोड़ का देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये बात एकदम सही है। लेकिन आज अगर आवाज उठाई सांसदों ने तो उनको भी निकाल दिया गया। तो आप ये सोचिए ना, अगर कोई अगर सांसद अपनी बात कहना चाहता है तो 13 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। मतलब इस देश के अंदर हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। ये बात एकदम सामने है। और इससे निपटने के क्या तरीके हैं, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की ये मुख्य तौर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपोजिशन का सबसे बड़ा अलायंस है, कि वो इसके ऊपर रणनीति बनाए और ऐसी स्थिति ना आने दे कि युवाओं को इस तरीके की कार्रवाइयां करनी पड़े। पॉलिटिकल पार्टी को जो अपोजिशन में है उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। जो संगठन है जो सत्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जन संगठन, उनकी जिम्मेदारी है कि वो युवाओं की भावनाओं को शासन और सरकार के सामने रखने के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाई करने का काम करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कड़े से कड़ा, एक बड़े से बड़ा प्रभावकारी आंदोलन की रूपरेखा बनाने का काम जन आंदोलनों के द्वारा और जो इंडिया गठबंधन है उसके द्वारा किया जाएगा, और संभव हो तो कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर किया जाएगा। बस इतनी कहना चाहता हूँ तिवारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ये नेता और पूर्व विधायक हमारे पास हैं शशांक यादव जी। शशांक यादव जी, जिस तरीके का कृत्य है हमारी सरकार का कि आपके यहाँ का ही हमारा सांसद अपना गृह राज्य मंत्री सीधे सीधे किसानों को अपना कुचल देता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। और तमाम सांसदों को जो लोग अंदर आवाज उठाते हैं उनको निकाल बाहर किया जाता है वहां से। अभी अभी आज पता चला कि शायद अफजाल की भी वो सदस्यता बहाल हो गई है। तो तमाम सांसदों को अपनी सदस्यता बचाने के लिए बार बार कोर्ट का उसको शरण लेना पड़ रहा है, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार केवल और केवल खाली चुनाव लड़ रही है। ये सरकार चलाने का, सरकार परिचालन में उसका कुछ नहीं है। और कल जिस तरीके की चूक सामने आई है और उसमें जिस मजबूती के साथ उन बच्चों ने अपनी बातों को, अपनी मांगों को उठा करके रखा है, ये खास करके रोजगार का मुद्दा है और देश में अराजकता का मुद्दा है। तो इस सारे संदर्भ में इस सरकार की क्या जवाबदेही बनती है, कैसे बनती है, और उसके ऊपर जो प्रतिपक्ष हमारा ये किस तरीके से हमलावर हो सकता है? शशांक यादव जी। धन्यवाद तिवारी जी। इस घटना के कई पहलू हैं।
सुरक्षा का चूक तो सभी हमारे पूर्ववर्ती पैनल के सभी सम्मानित साथियों ने इसको रखा और इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और एक हमारे जो राजस्थान के वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि जो नई संसद भवन बनी है उसकी वास्तव में गैलरी 6 फुट ऊंची है और ये एक चूक करी है। हो सकता है उसको पैनल ग्लास वगैरह से बंद करें, लेकिन एक उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पर एक चीज और बताऊं आपको, जब आप पास के लिए अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्मेट है उसमें होता है प्रमुख सचिव लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद। पहला नंबर होता है कि कृपया श्री फला 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 को विजिटर्स गैलरी का पास करने की कृपा करें। और दूसरी लाइन होती है, उक्त लोग मेरे परिचित रिश्तेदार इष्ट मित्र है और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इनके सभी कृत्यों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये फॉर्मेट जब वो सांसद भरता है उसी फॉर्मेट में नाम होते हैं और उसमें ये पैरा 2 जो है उसमें पैरा 2 में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मानता है। तो ये कह के तो काम नहीं बनेगा कि प्रताप सिन्हा जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि वो अपने आप अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि जो भी एक्ट करेंगे उसके हम जिम्मेदार हैं। अब उसको वो कह सकते हैं कि साहब लोकसभा है, तमाम लोग आते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उससे वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज की जो सारी बहस चली और जो 15 सांसद निकाले गए, निलंबित किए गए, कांग्रेस के भी हैं, शायद डेरेक ओब्रायन भी हैं और भी लोग हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं से असहज महसूस कर रही है अपने आप को। और सबसे बड़ी चीज देखिए यूएपीए तो तब लगा रहे हैं जब आप आतंकवादी घटना मान रहे हैं। एक तरफ आप लड़कों का, बच्चों का चालान आतंकवादी घटना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी खास बात नहीं, हमने आपको नाम बता दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको वक्तव्य दे देंगे। तो ये जो विरोधाभासी चीज होती है और ये संभव है हमेशा, और इसलिए क्योंकि हम लोग इनको सीधे फासिस्ट इसीलिए कहते हैं, ये जो कहे वो सही है और जो इनसे सहमत, इनके यहाँ विरोध की कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, वो सीधे सीधे ये दुश्मन के रूप में उसे ट्रीट करते हैं, विरोधी विचार के रूप में नहीं है, वो पक्के दुश्मनी के तौर पे ट्रीट करते हैं। और इसीलिए 15-15 सांसदों को आप बहुमत का जो एक क्या कहना चाहिए घमंड है, उस घमंड में आपने प्रस्ताव रखते हैं और निकाल के सांसदों को पूरे सदन तक के लिए जब तक सत्र चल रहा है आप निकाल के बाहर कर देते हैं। कोई मर्यादा किसी रूप में नहीं है कहीं पर भी और लोकतांत्रिक मान्यताएं निकल चुके हैं। ये तो एक पक्ष है और कोई भी अप्रत्याशित नहीं है। इन लोगों से आज की तारीख में जो भी होना था वो ये सारे उसी शर्त तो चल रहे हैं, बल्कि ये टूल किट बढ़ाते बढ़ाते कहिए तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको जोड़ने ले जाके साहब कि ये कांग्रेस से जुड़ती है या विपक्ष से जुड़ती है या ये लड़के कम्युनिस्ट हैं या ये जो है कम्युनिस्टों ने ये बनाया है। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, भाजपा की आईटी सेल कुछ भी कर सकती है। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे इन सब बातों को लेके तो कोई मुझे रूटीन की चीज लग रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रोटेस्ट किया गया, एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश की गई शहीद आजम भगत सिंह के साथ, और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्सटेम्पोर अटेम्प्ट है। 4 देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं, 4 विभिन्न कोनों के लोग, सभी पढ़े लिखे हैं, चारों के नारे एक हैं, चारों के जो एक्ट है वो एक प्रकार का है, जो धुआं बाहर है वही धुआं अंदर है। इसका मतलब कि प्लानिंग तो थी, मीटिंग ऑफ माइंड जरूर था इन लोगों में, और मीटिंग ऑफ माइंड में चिंता इस बात की है कि हीरोइज्म ज्यादा था, मुद्दों को उठाने का इंस्टेंट, या तो आप कह दीजिए कि एक तात्कालिक, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब कुछ ना कुछ करते रहो, उस रूप में ये निकल गया है। लेकिन गांधीयन थॉट्स हमेशा ये कहता है कि साध्य से ज्यादा साधन महत्वपूर्ण है, कि आप जिस रूप में लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीके क्या। इस तरीके में वो दिन चुनना जिस दिन आतंकवादी घटना संसद पे हुई है, ये किसी भी रूप में इन युवाओं के कृत्य को वैचारिक और नैतिक आधार नहीं दे सकता। उनका गुस्सा कितना भी जायज हो, उनका लड़कों का प्रोटेस्ट के मांग उनकी कितनी भी जायज हो,
बेरोजगारी अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है, लेकिन उनका ये कृत्य किसी भी रूप में वैचारिक जो प्रतिमान है उन मानकों पर नहीं उतरता है, क्योंकि दिन बहुत गलत चुना उन्होंने। दिन उस दिन चुना जो दिन भारत की अखंडता पर आतंकवादियों ने हमला किया था। वो दिन भगत सिंह का जन्मदिन होता, उस पर कर देते, उनकी शहादत वाले दिन पे होते, वो कर देते। लेकिन ये दिन चुनने के पीछे मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। और लॉजिक सिर्फ इतना समझ में आया कि दिमाग में लड़कों के हीरोइज्म रहा है और कोई भी उसमें वो धार नहीं थी उस प्रोटेस्ट में जो उनको किसी भी रूप में एक किसी भी सम्यक व्यक्ति की सहानुभूति दिला सके। मुद्दे अपनी जगह पर है, सभी लोग कर रहे हैं। मैं अपनी बात को इसी रूप में कंक्लूड करना चाहूंगा कि घटना निंदनीय है, उस पर करने वाले भी गलत और उससे ज्यादा गलत हमारी सरकार है जो इसका कोई व्यवहारिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। आज 8 सुरक्षा कर्मी भी निलंबित किए गए हैं, लेकिन जो मूल जिम्मेदारी जिस सांसद के ऊपर आ रही है, मूल जिम्मेदारी जो गृह मंत्री के ऊपर आ रही है, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सांसदों का जिस प्रकार से निलंबन किया जा रहा है वो मर्यादाओं के विपरीत है। और जो विपक्ष के रूप में जो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि अभी भी इन मुद्दों को एड्रेस करने की एक व्यवहारिक और जनोन्मुखी जो जनता के बीच में स्पष्ट रूप से जा सके, ऐसी एक जनवादी कोई रणनीति बढ़िया बना नहीं पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। अब हम चलते हैं अपने गांधीवादी कार्यकर्ता हैं जागृति राही जी। जागृति राही जी, इन सारी घटनाओं को, इस प्रदर्शन को, उनके मुद्दों को और सरकार की इस विफलता को आप किस तरह देखते हैं? जी, धन्यवाद आनंद जी। ये पूरा मसला बहुत ही गंभीर है और मैं पूर्व वक्ताओं से पूरी तरह सहमत होते हुए कुछ और एंगल्स जोड़ना चाहूंगी। वो ये कि आप ये सुरक्षा को लेकर जो खतरा और सुरक्षा को लेकर चिंता तो वो है ही, क्योंकि वहां 165 से ज्यादा सांसद उपस्थित थे उस वक्त और राहुल गांधी समेत जिनकी आपने इस सरकार ने Z+ सुरक्षा छीन ली, जबकि उनके परिवार से 2-2 PM शहीद हो चुके हैं और सुरक्षा को लेके बहुत कंसर्न है उनके। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अपने आप में चिंताजनक बात है कि इस तरह की घटनाएं, और वो भी उस दिन जो है वो ये है जिसमें पहले ही हमला हो चुका और लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन लोगों को जो उस दिन अटैक रोकते हुए शहीद हुए थे, और उस वक्त पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जहां तक उन पूरे मतलब चारों युवा जो इस हरकत में शामिल हैं उनकी बात करूं तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल दिखाता है। अगर वो किसी एक, अभी तो जांच का विषय है कि वो इस्तेमाल किए गए हैं किसी के द्वारा या सांसद महोदय और ये जो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं उनका किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सारा चीज जो है जांच का विषय है। लेकिन उनको तो पता ही होगा ना, जो वहां गए वो ये अच्छी तरह जानते होंगे कि जब वो इस तरह से स्मॉग लेके घुसेंगे पार्लियामेंट में तो उनके ऊपर जब एक ट्वीट करने से और एक कार्टून बना देने से UAPA लग जाता हो, एक भाषण को देने से लग जाता हो, तो इनके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, ये उनको पता रहा होगा। सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपनी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में, जिसको कहते हैं ना कि जितना आत्महत्या युवा कर रहे हैं उसी तरह से अपने लिए एक रास्ता चुन लिया और तब इस एक्सट्रीम पे वो गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा या तो आत्महत्या के रास्ते पे जा रहा है बेरोजगारी के लिए, जब वो सड़कों पे उतरता है तो हम उसके साथ क्या ट्रीट करते हैं। वो कोई भी सरकार नहीं हो, आप देखिए वो बेरोजगारों के साथ इतनी क्रूरता पढ़े लिखे ट्रीट करती है, कोई भी संवेदनशील खाने का
ये भी है एक तरफ से कि लोग ये देख रहे हैं कि आप अपने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और महल जैसा जो है इमारत खड़ी करते हैं, लाखों करोड़ हजारों लाखों करोड़ रुपए लगता है आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है। अब हम फिर चलते हैं अधीश राज भल्ला जी के यहाँ। अधीश राज भल्ला जी, जिस तरीके से नरेशन गढ़ा जा रहा है और राहुल गांधी को लेकर के, और उनको दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी तो वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ हमला नहीं किया, कुछ नहीं, और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ही इसमें इन्वॉल्व हो, और इस तरीके के नरेशन के साथ इतने गंदे तरीके से जो ये व्यवहार किया जा रहा है, और आज की तारीख तक अभी तक सरकार उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो ये आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव से तो इसका ये कोई संपर्क आप नहीं देख रहे कि मैंने जिस तरीके से मलिक साहब ने अपनी बात रखी थी कि इस चुनाव से पहले कोई ऐसी घटना कराई जाएगी और ये सरकार कराएगी ताकि उसको सहानुभूति मिल सके। अधीश राज भल्ला जी, अनम्यूट कीजिए। तिवारी साहब, देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस सरकार के ऊपर देश के शूरवीरों तक की बलि चढ़ाने के आरोप हों, पुलवामा जैसी घटना में आज देश के अंदर लगभग इक्वल बांट है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम बैठाया गया कि सिंपैथी गेनिंग के लिए ऐसा कृत्य भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट करने से एक तो केंद्र सरकार चूक नहीं रही है, इससे मैं भी मुंह नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि चीजें सस्पिशियस जब दिखती हैं तो कई बार सस्पिशियस होती भी हैं, तभी दिखती हैं। वो कहते हैं कि देखिए धुआं उठा है तो कहीं आग लगी होगी, वो वाली बात है। अब राहुल गांधी कुछ बोले नहीं या उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बयान है। ऐसे बयान देने वालों को डूब मरना चाहिए। पहली सुरक्षा और जिम्मेदार लोगों की, जो समाज के अंदर आज भारत के अंदर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नेता कौन है? एक ऐसी कौन सी पार्टी है जो केंद्र सरकार के सामने कसौटी करके, खूंटा गाड़ करके जवाब मांग पाएगी? तो यदि एक मजबूत पार्टी का मजबूत लीडर है और वो यदि सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा को देखते हुए ऐसी चीज के अंदर अलर्ट होता है या वो वहां से बाहर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या जाकर के वहां पर भिड़ जाना चाहिए तभी वो देशभक्त है? बिल्कुल गलत। और ये घटिया सोच जो है केंद्र सरकार की और उनके तमाम लोगों की, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से देखिए ध्यान भटका करके, और डेफिनेटली मैंने तो थोड़े दिन पहले एक दूसरे चैनल पर एक चीज बताई थी कि जिस तरीके से अभी फिलिस्तीन के मामले के अंदर रसद और बाकी चीजें भेजी गई, जबकि उससे ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो इजराइल के अंदर हो रही थी, उसका जो प्ले कार्ड जिस तरीके से यहां पर मुस्लिम कार्ड खेला, मैंने उसी दिन बोला था कि 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है और पूरे तरीके से सिंपैथी गेनिंग भी होगी और पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड भी होगा और भी न जाने क्या क्या होगा। अभी डेफिनेटली इन लोगों की जो कनेक्शन है चारों लोगों के, और इसको खोज करके क्या क्या एंगल और नए निकालेंगे, मुझे लगता है कि वो तो देखने का ही विषय है। परंतु इसमें एक चीज है कि देखिए सरकार कुछ चीजों से मुंह नहीं मोड़ पाएगी। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, अभी जस्ट एक हफ्ता पहले, 4% से लगातार विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है। तो नीलम ने जो नारी सुरक्षा की बात करी है, डेफिनेटली वो एक मुद्दा है। बाकी और लोगों ने जो इसके अंदर मुद्दे उठाए हैं, अमोल ने, सागर ने, मनोरंजन ने, जो रोजगार के मुद्दे हैं, ये सभी बिल्कुल 24 कैरेट खरे सोने की तरह सच है और सच कभी भी छुपता नहीं है। और अभी जैसे मुझसे पहले अभी सज्जन ये बात कह रहे थे कि डेफिनेटली उनकी टाइमिंग गलत है। मैं कहता हूं उनकी टाइमिंग इस एक्शन की जरूर गलत है, लेकिन उनकी टाइमिंग मुद्दा उठाने की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब दर्द इस वक्त युवा देश का जूझ रहा है, उससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लोग अपना घर नहीं चला पा रहे। यहां पर आज आप देखिए कि जिस देश में 200-200 रुपए दाल क्रॉस हो रही हो और उस देश में युवा बेरोजगार घर पे बैठा हो, तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से जो है देश की रीढ़ को तोड़ने का काम आज
केंद्र सरकार कर रही है और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के खुश करने के लिए और कुछ अदृश्य शक्तियों के इशारों पर चलती हुई गवर्नमेंट मुझे तो नजर आती है कई बार। और इस तरीके की देखिए कि जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो केवल संसद भवन ही नहीं और देश में कहां नहीं, 2023 में तो आप समझिए कि इतना मतलब मुझे लगता है कि क्राइम रेट और इतने बड़े बड़े न्यूज हमको देखने के लिए आए हैं, चाहे वो मणिपुर के हो, चाहे वो जमीन हथियाने की बातें हो, और यहां पर केंद्र सरकार निरंतर ऐसे मुद्दे उठाती रहती है जिससे कि केवल डिस्ट्रैक्शन हो। और आपको मैं ये चीज बता दूं कि ऐसे गुमनाम चेहरों को अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री बनाना, ये भी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, ध्यान कुछ जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ये किया गया है। अंदर खाते क्या स्ट्रेटेजी है, ये लोग कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो कृत्य संसद भवन में हुआ, डेफिनेटली मेथड गलत है लेकिन काम सही है। मेथड गलत है, काम सही है। जो मुद्दा उठाया गया वो मुद्दा बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं उन लोगों की जो है, अगर सिंपैथी किसी को देश में दिखानी है तो इन सब सहयोगियों, इन सब बच्चों के लिए दिखानी चाहिए जो अपनी पीड़ावश आज ये कृत्य करने को मजबूर हुए। तो कल मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस देश का युवा शायद कॉन्वॉयज के आगे कूदने लगे बिल्डिंगों से, बड़े बड़े नेताओं के कॉरिडोर्स को ब्लॉक कर दे। तब किस किस को पकड़ के आप यूएपीए लगाएंगे? क्या आप देश की 140 करोड़ जनसंख्या को आप यूएपीए लगा देंगे? तो मुझे लगता है कि इस जो है सरकार को जाग जाना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और अपना पद छोड़ करके जिम्मेदार लोगों को सामने आना चाहिए। और तमाम युवाओं से, देश के युवाओं से मेरी एक अपील है कि आप जो है इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर के ही केवल जनता को जगाने का प्रयास मत कीजिए। अब समय आ गया है कि बुरे हाथों में से सत्ता को छीनने का। तो अपनी कैलिबर जो है उसको आप राजनीति का भाग बनाइए और लोकतंत्र का सीधे रूप से हिस्सा बनिए। ये मैं जो है युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वो खुद आए सांसद के अंदर, वो पॉलिसी मेकर बने, वो आए विधानसभाओं के अंदर। और ये तख्ता पलट करने का बेस्ट टाइम मुझे लगता आ चुका है, बेस्ट समीकरण जो है अब आ चुका है। तो डेफिनेटली एक बड़े विपक्ष को बड़े अलायंस के साथ आना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये तानाशाही डेफिनेटली जो अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे कारोबारियों के काम हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, मतलब पूरे तरीके से मनमानी सरकार ऐसी कभी ना देखी गई और शायद हम आगे देखना भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है भारत जैसे संप्रभु देश को ऐसे लोकतंत्र को बचाने की डेफिनेटली आवश्यकता है। और जैसा एक सहयोगी पहले मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस को जो है अगर मजबूती मिलती है तो डेफिनेटली, ये चीज मैंने भी कुछ दिन पहले एक दूसरे चैनल पर ही बोली कि डेफिनेटली एक मजबूत अलायंस और मजबूत विपक्ष की देश को बहुत सख्त जरूरत है। और इस तरफ सभी लोगों को सोचना चाहिए और देश के युवाओं को ऐसे विपक्ष को मजबूत करने में मुझे लगता है कमर का पट्टा कस के लग जाना चाहिए। धन्यवाद तिवारी जी। केवीस भाई, अब हम फिर एक बार चलते हैं हिम्मत सेठ जी के पास। हिम्मत सेठ जी, जिस तरीके का नरेशन गढ़ा जा रहा है कि राहुल गांधी स्टैंड बाई थे और बाहर ये जो कार्यकर्ता थे ये तो वामपंथी विचारधारा के थे, अपना वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, तो इस नरेशन को ऐसे हालत में आप कैसे देखते हैं? जागृति राही जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जागृति राही जी, हिम्मत सेठ जी, आप इस नरेशन को आप कैसे देखते हैं? तिवारी जी, अगर ये नरेशन नहीं बनाए सरकार तो सरकार के पास क्या उपाय है? सरकार तो मतलब किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है, तो वो तो आरोप लगाना ही चाहती है सब पे कभी न कभी। ये तो अच्छा है कि उन्होंने बच्चों के लिए ये नहीं कहा कि ये अर्बन नक्सल हैं, नहीं तो वो तो ये भी कह सकते थे। तो सरकार के पास इसके सिवा कोई चारा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि 4-5 साल पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो इसका क्या जवाब है सरकार के पास? जो कितने राउंड की बातें हो गई है लद्दाख में चीन और हमारी सेना के बीच में, फिर भी वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठे हैं, वो क्यों नहीं छूट रहा है? उसका क्या सरकार के पास उसका क्या जवाब है? 2 करोड़ रोजगार की जो बात थी वो तो ठीक है, किसी को रोजगार नहीं मिला,
काम बिगड़ रहा है। स्कूल में टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है और पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। केवल ये यूएपीए लगा देना से और राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देने से या लेफ्ट के लड़कों के ऊपर आरोप लगा देने से कि वो लड़के बाहर खड़े थे, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल बड़ा है कि सरकार इन सब चीजों के लिए कितनी जिम्मेदार है। बच्चों में इतना आक्रोश क्यों हुआ कि वो अंदर आकर के और इस तरह से जो है स्मोक गन लेकर के आए, और बड़ी बात यह है कि स्मोक गन लेकर के अंदर पहुंचे कैसे बच्चे? इस षड्यंत्र के ऊपर क्यों नहीं बोल रही है सरकार कि उनके एमपी ने जब उनको परमिशन दिलाई अंदर ले जाने की, विजिटर गैलरी में जाने की, तो क्या उन्हीं के सांसद वो गन लेकर के गए थे, स्मोक गन जो अंदर जाकर दे दी उनको? कैसे गई वो अंदर स्मोक गन? क्या उनका स्कैनर काम नहीं कर रहा था वहां पर जो जब अंदर घुसे? क्या उनकी जांच नहीं हुई, उनकी तलाशी नहीं हुई? क्या हुआ आखिर? राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का या किसी का भी नाम लेना बहुत आसान है और वो तो हर काम के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हर काम के लिए मोदी क्यों नहीं जिम्मेदार है? जब मोदी की सरकार है तो प्रश्न तो मोदी से ही पूछा जाएगा, राहुल गांधी से क्यों पूछा जाएगा? अगर राहुल गांधी ने भी किया है, मान लीजिए ये राहुल गांधी इस सारे षड्यंत्र के पीछे था भी, मान लीजिए, तो षड्यंत्र कैसे सक्सेस हुआ? सरकार किसकी थी? निकम्मी व्यवस्था किसकी है? ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं है कि किसने अंजाम दिया। प्रश्न बड़ा ये है कि षड्यंत्र को सफल करने में कौन लोगों ने ढिलाई बरती। तो आनंद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, चाहे राहुल गांधी ने किया हो या नहीं किया हो, उससे भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत यह है कि दो बच्चे संसद में घुसे, गैलरी से नीचे कूदे और स्मोक गन से स्मोक छोड़ा, लेकिन इसमें आतंकवादी घटना कुछ भी नहीं थी। उन्होंने किसी को नहीं मारा, उनके पास कोई गन नहीं थी। जो स्मोक था उसमें जहर नहीं था और उन्होंने तो किसी को गाली भी नहीं दी जैसे विधुड़ी ने दी थी। विधुड़ी पे केस क्यों नहीं चलाया गया? विधुड़ी को संसद से बाहर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये हैं। दूसरे सवालों के ऊपर बात नहीं करते हम जो सवाल सरकार के ऊपर है उन सवालों की बात करनी चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शाह को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हर अच्छा और बुरा काम, हर अच्छे काम का अगर श्रेय वो लेते हैं तो बुरे काम का भी लेना चाहिए। जब G20 हुआ तो G20 की सारी जिम्मेदारी, मतलब उसका श्रेय किसने लिया? प्रधानमंत्री ने। तो जब संसद पर हमला हुआ तो उसका भी जो भार है वो प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। तो इस तरह ये तो हम देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी चूक हुई है और खास करके मलिक साहब की जो आशंका है वो तो फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रही है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, कभी पुलवामा में अपने इतने सारे सैनिकों की आप हत्या करवा देते हैं और अब तो उसकी सारी चीजें परत दर परत खुल करके सामने आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहयाई के साथ आप उसका जो सो ये आप कोई जवाब नहीं देते हैं और आप जनता से उल्टे ये लोगों पर ही आप प्रश्न करते हैं कि आपको जो सेना पर हमारे भरोसा नहीं है, आप सेना से प्रमाण मांगते हैं। और जिस तरीके से मणिपुर में और अपने कश्मीर में भी लोगों को बलात्कार करके और उनकी व्यवस्था को, उनके मानवाधिकारों को आप छीन रहे हैं, हरण कर रहे हैं, ऐसी हालत में सदन में ऐसी कार्यवाही आप करवाते हैं। तो जिस तरीके का नरेशन ये लोग गढ़ रहे हैं कि वो वामपंथ और उसको राहुल गांधी से जोड़ करके, तो इसमें तो स्थितियां बिल्कुल वही दिखाई पड़ रही हैं हिटलर के समय की, कि अपने हिटलर ने संसद में आग लगाया और वो कम्युनिस्टों पर
आरोप मढ़ करके और उनकी हत्याएं करवाई और एक तरीके से पूरा जो तो इन कृत्यों का देश और हम सब कड़े शब्दों में निंदा क्या कहें, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। और पूरे देश का जो युवा दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, छात्र दुखी हैं, किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, उन सब की संवेदनाओं में हम उनके साथ हैं। और हमारा ये हमारा चैनल उनकी आवाज हमेशा ऐसे उठाता रहेगा और हम आपके बीच हम ऐसे ही आते रहेंगे और अपनी बातों को, आपकी बातों को रखते रहेंगे। एक बार फिर आप सारे साथियों का रत्ना बोरा जी जुड़ी, जागृति राही जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी, उनको भी शशांक यादव जी, हिम्मत सेठ जी, अधीश राज भल्ला जी और डॉक्टर सुरीलम, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।